हेलो एवरीवन। हम लोग 4 दिनों से पढ़ रहे हैं अभी कूलम्ब्स लॉ, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम लोगों को अभी सीखना है कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, या ये भी कर सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का जो इक्वेशन है उसे वेक्टर के फॉर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए आप लोग यहां मान लीजिए यहां 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है प्लस Q1 और जो सेकेंड पॉइंट चार्ज है वो है प्लस Q2। इस एग्जांपल में दोनों नेगेटिव ले सकते थे, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव ले सकते थे, ठीक है। लेकिन हम यहां दोनों को प्लस लेके और तब सिखा रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे हम अभी। तो देखिए दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं स्मॉल r। यहां पर प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव वो F21 वेक्टर, और प्लस Q2 के द्वारा प्लस Q1 पर जो फोर्स लगेगा F12 वेक्टर। यहां वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, दोनों पॉइंट चार्जेस का पोजीशन हम लोग को दिखाना होगा। और आप जानते हैं वेक्टर के फॉर्म में पोजीशन को जब भी एक्सप्रेस करना हो तो पोजीशन वेक्टर चाहिए, और पोजीशन वेक्टर के लिए क्या चाहिए, ओरिजिन चाहिए। ओरिजिन O मान लिए। अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q1 पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, और Q2 पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। और फिर यहां पॉइंट चार्ज Q2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज प्लस Q1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये हो जाएगा, और इसका नाम हम लोग देंगे R12 वेक्टर। और इसी तरह से पॉइंट चार्ज Q1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज प्लस Q2 का जो पोजीशन वेक्टर होगा R21 वेक्टर। यहां पर ध्यान देना है दोनों पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, केवल डायरेक्शन यहां अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा मॉड ऑफ R12 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ R21 वेक्टर इक्वल टू R। आप यहां इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एप्लीकेशन करते हैं तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, एंड R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q1 पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है F12 वेक्टर, इसे हम लोग लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में। तो यहां होगा F12 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ F12 वेक्टर इंटू F12 कैप। यहां F12 कैप जो है इसका मतलब ये हुआ, F12 कैप का मतलब हुआ कि जो फोर्स F12 वेक्टर है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप लोग पढ़े हैं। जैसे A वेक्टर कोई वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे A कैप के द्वारा हम लोग यहां डिनोट करेंगे। और किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर कैलकुलेट करना हो, फाइंड करना हो, तो क्या करते हैं हम लोग, अगर A वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो A वेक्टर में उस वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देंगे। या आप लोग ये भी पढ़े, इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं A वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ A वेक्टर इंटू
ए कैप, मतलब कोई भी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर का अमाउंट इनटू उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यहां जो लिखे हम F12 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर का अमाउंट इनटू उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू, अब यहां मैग्नीट्यूड दिखाना है तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप। आप एक यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कैसे हो गया F12 कैप इक्वल टू R12 कैप। तो देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया है 11th क्लास में, आप लोग पढ़े हैं वेक्टर चैप्टर में, इक्वल डायरेक्शन में जितने भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं सब इक्वल होते हैं। तो यहां पर F12 वेक्टर का डायरेक्शन और R12 वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, और इसलिए F12 वेक्टर का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कहें या R12 वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कहें, दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां लिखेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर निकालना है R12 वेक्टर के डायरेक्शन में, तो ये होगा R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर, और यहां लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए R12 वेक्टर इक्वल टू यहां लिखा हुआ है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर, और यहां आप लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हुआ कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में। यहां हम लोग जो फोर्स का फॉर्मूला लिखे हैं वो पॉइंट चार्ज प्लस Q1 पर पॉइंट चार्ज प्लस Q2 के द्वारा लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट चार्ज प्लस Q2 पर पॉइंट चार्ज प्लस Q1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसका फॉर्मूला इसी तरह से लिखेंगे हम लोग वेक्टर के फॉर्म में। तो यहां पर लिखना होगा F21 वेक्टर बराबर फोर्स इक्वल टू फोर्स का मॉड F21 वेक्टर का मॉड इनटू फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और फिर यहां लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू F21 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, R21 वेक्टर और F21 वेक्टर का, और इसलिए F21 वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लिखें या R21 वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लिखें, दोनोदोनों सेम रहेंगे। और फिर यहाँ F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू, ध्यान दीजिए आप लोग, R21 वेक्टर का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बराबर होगा R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। और फिर यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, तो यहां होगा F21 वेक्टर
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन यहाँ R21 वेक्टर का अमाउंट भी R के बराबर है, तो यहाँ R की जगह पे लिख सकते हैं R21 वेक्टर का अमाउंट यहाँ स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर का वैल्यू है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर, और यहां होगा F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वेशन सेकेंड। और अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से ये जो इक्वेशन फर्स्ट है हम यहां पर R21 वेक्टर और R12 वेक्टर में अभी रिलेशन लाएंगे। कैसे, यहां देखिए आप लोग F21 वेक्टर इक्वल टू, यहां माइनस कॉमन लेंगे इक्वेशन सेकंड में, यहां पर माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो R1 वेक्टर प्लस हो जाएगा और R2 वेक्टर हो जाएगा माइनस। अब देखिए आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में देखें, ये माइनस को छोड़ दें तो ये पूरा वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है, तो हम इसके स्थान पर यहां के बदले में इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। एक काम यहां करना है हम लोगों को, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम ये जो इस सेकंड के बाद जो इक्वेशन लिखे हैं R21 वेक्टर की जगह पर हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर, और तब ये हो जाएगा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। कहने का मतलब है कि दोनों पॉइंट चार्ज पर प्लस Q1 पर जो फोर्स लग रहा है F12 वेक्टर और प्लस Q2 पर जो फोर्स लग रहा है F21 वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव के बराबर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग को समझना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कहां करेंगे। देखिए अब तक हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ में, 2 पॉइंट चार्जेस लेते थे, कहीं भी दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकते हैं, और एक प्लस और एक माइनस हो सकता है। तो यहां फोर्स जब निकालते थे एक दूसरे पर, Q1 के द्वारा Q2 पर या Q2 के द्वारा Q1 पर, तो यहां क्या होता था, केवल एक पॉइंट चार्ज के द्वारा दूसरे पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकलता था। लेकिन अगर आपको ऐसा कंडीशन मिले, ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, यहां आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसा प्रॉब्लम मिले जिसमें कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो प्लस स्मॉल क्यू, यहां चार्ज कुछ भी हो सकता है, तो और इस पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेज के द्वारा, मान लीजिए यहां एक चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज है प्लस, यहां ले लें प्लस नहीं माइनस Q2, एक यहां चार्ज ले लें पॉइंट चार्ज प्लस Q3, और एक पॉइंट चार्ज यहां ले लिया जाए प्लस Q4।
चार्जेज यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही लगे। चार्जेज, नंबर ऑफ चार्जेज 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, या इससे भी अधिक हो सकते हैं चार्ज। तो ऐसे कंडीशन में अगर कहा जाए कि इन सभी पॉइंट चार्जेज के द्वारा इस सिंगल पॉइंट चार्ज पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करिए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करते हैं। कहां करेंगे एप्लीकेशन? जब एक पॉइंट चार्ज पर बहुत सारे अन्य पॉइंट चार्जेज के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करना होगा, तब हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के सहायता से प्लस क्यू पॉइंट चार्ज पर टोटल फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि कहीं भी अगर दो पॉइंट चार्जेज के बीच फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन से, तो आसपास में जो चार्जेज यहां प्रेजेंट रहेंगे इनका इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि कूलम्ब्स लॉ का अगर हम यहां एप्लीकेशन करें, प्लस Q1 प्लस Q पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा वो होगा रिपल्सिव इन नेचर, यहां हो जाएगा F1 वेक्टर। तो चाहे ये तीनों चार्ज यहां रहें या न रहें, फोर्स के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जब हम माइनस Q2 के द्वारा प्लस Q पर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा फोर्स F2 वेक्टर। तो यहां पर ये सभी चार्जेज यहां पर रहें या न रहें कोई फर्क इस फोर्स पर नहीं पड़ेगा। कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करके हम लोग और F2 वेक्टर का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक उसी तरह से अब प्लस Q3 के द्वारा प्लस Q पर इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे F3 वेक्टर, और यहां प्लस Q4 के द्वारा प्लस Q पर इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग F4 वेक्टर। तो हमने क्या किया, ये जितने भी पॉइंट चार्जेज हैं सबके द्वारा अलग अलग इस पॉइंट चार्ज प्लस Q पर इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन कर लिए। और अब हम क्या करेंगे, इन सबको वेक्टर के मेथड से ऐड कर देंगे, तो प्लस Q पर टोटल फोर्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। और इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब यहां फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल the resultant electric force on the point charge plus Q by all the point charges plus Q1 comma minus Q2 plus Q3 and plus Q4. Resultant force means sigma F vector equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector plus F4 vector। तो यहां अभी जो हम लोग पढ़े सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक मेथड है, तरीका है किसी पॉइंट चार्ज पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस के द्वारा टोटल फोर्स का कैलकुलेशन करने के लिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग कितनी बातें पढ़े, 2 बातें पढ़े हम लोग। सबसे पहला क्या पढ़े कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज रहेंगे तो 2 पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू
अन्य पॉइंट चार्जेज के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता है। और सेकंड बात पढ़ें, किसी भी पॉइंट चार्ज पर बहुत सारे अन्य पॉइंट चार्जेज के द्वारा लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स अन्य सभी पॉइंट चार्जेज के द्वारा अलग अलग इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्सेज के वेक्टोरियल सम के बराबर होता है। तो आज इतना ही अब आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में।